इल्म ज्योतिष से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों का स्वागत है। आप सबके अंदर मौजूद उस परवरदिगार मालिक को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ये कर्म और भाग्य का है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हो सकता है ऐसे है तो ये सारी दुनिया से जुड़ा हुआ है, सारी कायनात से, लेकिन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मेरे से जुड़ा हुआ है। जब कर्म और भाग्य की समझ आई इल्म ज्योतिष के मुताबिक, तो मेरे दिल में कई बार ख्याल आए और ये पीछे कई बार मैं कर चुका हूँ, क्योंकि पिछले मैंने मार्च महीने से ही एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। उससे पहले भी मैं एक दो बार कर चुका हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है आज का जो टॉपिक का, जो मुझे कई बार ज्योतिष की तरफ झुकाता है, अट्रैक्ट करता है, और कई बार मुझे ये दूर लेकर जाता है। कारण क्या है, रीजन जो इसका है पीछे बिहाइंड ये है कि फर्ज करें कोई दो आदमी है, एक इल्म ज्योतिष का माहिर है और एक जो है उसके पास कोई टेवा दिखाने वाला आया है। तो टेवा दिखाने वाला जो है, जो उसकी भाग्य में है, उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और जो कर्म है, जो कर्म प्रधान है, उसे वो करना नहीं चाहता। तो उसकी जो ख्यालात हैं, उसकी जो मांगे होती हैं, वो उसके हमेशा ही ऑपोजिट होती हैं, और उस जगह पर हमारी जो है मजबूरियां होती हैं और हमारे हाथ जो है बंधे रह जाते हैं। हालांकि जब तक ये चीज़ों का मालूम ना हो तब तक तो इंसान क्या है कि हर बीमारी की दवाई देता रहता है, लेकिन जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ आने लगती है तो आपको लगता है कि नहीं, हर मर्ज की दवाई नहीं हो सकती, हर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये ख्यालात जो हैं आते हैं। तो इसमें जो कर्म और भाग्य का जो टॉपिक है, ये इल्म ज्योतिष लाल किताब के मुताबिक, जो रवायती ज्योतिष है, रवायती ज्योतिष के मुताबिक टेवे की जो शुरुआत होती है वो खाना नंबर 1 से होकर खाना नंबर 12 में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इल्म ज्योतिष की लाल किताब है, लाल किताब की शुरुआत खाना नंबर 9 से होती है और खाना नंबर 8 में ख़त्म हो जाती है। और इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि 1 से लेकर 6 और 7 से 12 है। उसी तरह से जो इल्म लाल किताब की जो कुंडलियों की जो बनावट है, वो खाना नंबर 9 से शुरू होकर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 से शुरू होकर खाना नंबर 8। लेकिन ये जो गिनती है 9 से 2 या 3 से 8, मैं इसको जो रवायती ज्योतिष है, जिसे हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसके मुताबिक ही मैं इस टॉपिक को रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो समझने में आपको आसान होगी। तो कुंडली में जो कुल टोटल खाने हैं रवायती ज्योतिष के मुताबिक, तो हम अक्सर क्या है कि दो ही चीज़ें देखते हैं। खाना नंबर 10 को कर्म मानते हैं और खाना नंबर 9 को किस्मत का मानते हैं, भाग्य का भाव मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है टोटल कुंडली में जो खाने हैं, वो 9 खाने जो हैं किस्मत के, 6 खाने किस्मत के हैं, भाग्य के हैं, और 6 खाने जो हैं आपके कर्म के हैं। तो यहाँ पर जो कर्म के खाने हैं और जो किस्मत के खाने हैं, उनको दोनों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर कर्म क्या है और भाग्य क्या है। शुरुआत करते हैं खाना नंबर अव्वल से। जो खाना नंबर 1 है, ये हमारा लग्न है, शरीर भी कहते हैं और तखत भी कहते हैं। शरीर में, तखत में, लग्न में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि जो हमारा शरीर का जन्म हुआ है, ये हमारे चाहने से नहीं हुआ। हमारे माँ बाप, कई बार हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा हो, लड़के हो जाते हैं। कई बार हम लड़का चाहते हैं, लड़की हो जाती है। यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं ये अपनी किस्मत से, परमात्मा की मर्जी से पैदा होते हैं। हम भी जो पैदा हुए किसी घर में परमात्मा की मर्जी से पैदा हुए, मालिक ने भेजा है। तो जो खाना नंबर अव्वल है, खाना नंबर अव्वल में क्या है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जो खाना नंबर 1 मंगल की राशि है, ये जो है भाग्य का घर है, किस्मत। और उसके बाद जो खाना नंबर 2 आता है, ये आता है कर्म का।
दूसरा घर क्या है कि हमारा धन है, दौलत है, खाना है, पीना है, ससुराल है और तमाम जो रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम यहाँ पर आकर हम उसे हासिल करते हैं, कर्मों के द्वारा मेहनत करते हैं, ये खाना नंबर जो है 2 कहलाता है। और इसके साथ ही खाना नंबर 3 जो है, ये हमारी बल है, बुद्धि है, ताकत है, औलाद पैदा करने की भी ताकत है, क्योंकि ये मंगल और बुध का दोनों का मुश्तरका घर है इल्म ज्योतिष लाल किताब के मुताबिक। तो ये जो घर है, ये घर भी जो है बल बुद्धि का जो है, ये घर भी जो है कर्म का है। आगे जो है खाना नंबर 4 आता है। खाना नंबर 4 जो है सुकून का है, दौलत का दरिया है। यानी कि कमाना तो हमारे हाथ में लिखा है, लेकिन जो पीछे से आ रहा है वो किस कदर आ रहा है, वो भाग्य पर निर्भर है। तो यहाँ पर ये जो दौलत का दरिया है, खाना नंबर 4 है, दिल का सुकून है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं दिली तौर पर जो है मैं रंजो गम का शिकार हो जाऊं। हर आदमी खुश रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर खुशियां जो हासिल होती हैं वो आपको अपने किस्मत से, भाग से आपकी किस्मत में लिखा है। तो खाना नंबर 4 जो है वो भाग्य का हो जाता है। उसके बाद फिर अगेन सामने जो खाना नंबर आता है वो है खाना नंबर 5। खाना नंबर 5 जो है ये इल्म का है, औलाद का है, इसका मोहब्बत का है। इल्म, औलाद जो है, और अव्वल तो इल्म का है। तो इल्म जो है वो हासिल करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी इंसान जो है ये नहीं कह सकता कि मैं पिछले जन्म में इंजीनियर था या पिछले जन्म में डॉक्टर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पिछले जन्म में किसी मुल्क के बादशाह रहे हों या आप इंजीनियर रहे हों, डॉक्टर रहे हों, लेकिन अगर आपने इस जन्म दोबारा लिया है तो आपको फिर से हिकमत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप बादशाह थे तो आपको फिर उस राज दरबार तक पहुंचने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है इल्म का जो ये खाना है, खाना नंबर 5, ये आपके कर्म का है। उसके बाद आता है खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 जो है ये रोग, ऋण, शत्रु का और स्ट्रगल का है। आप कितना स्ट्रगल करेंगे आप कह नहीं सकते। बहुत लोग कम मेहनत करते हैं, कम स्ट्रगल में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं तो भी कामयाब नहीं होते, हाथ पैर मारते रहते हैं। कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरा कोई दुश्मन पैदा हो, कोई आदमी जानबूझकर दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहता, कोई आदमी जानबूझकर बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन हम बीमार हो जाते हैं, शत्रु हमारे खड़े हो जाते हैं, स्ट्रगल हमें करनी पड़ती है। ये जो खाना नंबर 6 है, स्ट्रगल का, बीमारी का, रोग का, ये दुश्मनों का, ये जो खाना नंबर है ये भाग्य का है। छठा घर जो है वो किस्मत से चलता है। उसके अगेन जो है खाना नंबर 7 आता है, नेक्स्ट हाउस। हालांकि लाल किताब में लेके चलता तो मैं 9 से लेकर 8 में आता, लेकिन मैंने रवायती ज्योतिष के मुताबिक खाना नंबर 1 से शुरुआत की है। लाल किताब के जरिए समझने का तरीका और सिंपल है। तो यहाँ पर जो खाना नंबर 7 है ये हमारे लाइफ पार्टनर का है, खेती का है, जमीन बाड़ी का है, दुनियादारी का है। दुनियादारी में आप किस तरह से आप चीज़ों को आप हैंडल करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा रोटी और बोटी यानी कि जीवन साथी पत्नी किस्मत में लिखी है। जोड़ियां तो ऊपर बनती हैं, मिलानी यहीं पर पड़ती हैं। रोटी हमारी किस्मत में लिखी है लेकिन कमानी पड़ती है। तो इसीलिए कहावत बनी कि रोटी ते वोटी किस्मत च लिखी हुंदी है, लेकिन रोटी कमानी पैंदी है ते वोटी लभनी पैंदी है। सो खाना नंबर 7 जो है ये कर्म का है। यहाँ पर आपको कर्म करने पड़ते हैं, जीवन साथी को खोजना पड़ता है, रोटी कमानी पड़ती है, दुनियादारी को कैसे चलाना है ये आप पर है। आप चाहें तो आप अपने घर परिवार को बिगाड़ सकते हैं, चाहे तो अपने घर परिवार को सुधार सकते हैं। ये आप पर है कि ये आप पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है। ये आपका कर्म का हाउस है, 7वां घर। 8वां घर जो है अगेन ये आता है मौत का घर है। तो जिस तरह से खाना नंबर 1 जो था वो जिंदगी, जो हमें जन्म मिला, जिंदगी मिली, परमात्मा ने दी है, उसी तरह से जो मौत का भेद है ये भी परमात्मा के पास ही है। दुनिया के जितने भी तमाम ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में बाकी आपको सभी बातें मिल जाएंगी, लेकिन मरना कैसा है,
कैसी हमारी मौत होगी, ये मौत का जो भेद का जो गैब का ये भेद है, ये उस मालिक के पास ही महदूद है, सुरक्षित है। हम उसे नहीं समझ सकते, हम उसे जान नहीं सकते, हम उसके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हमारी मौत कैसी होगी। तो जो हमारी मौत है, ये मौत का खाना नंबर 8वां जो घर है, ये भाग्य का घर है। उसके बाद खाना नंबर 9 आता है। खाना नंबर 9 हमारी वैसे ही पक्का भाग का घर है। तो खाना नंबर 8 के साथ जो खाना नंबर 9 का घर लगता है, ये भी हमारी किस्मत का है, भाग्य की बुनियाद है। और लाल किताब की शुरुआत ही खाना नंबर 9 से हुआ करती है। तो यहाँ पर ये जो किस्मत का ही घर है, भाग्य का घर है, धर्म है, आपके जद्दी जायदाद हैं बुजुर्गों की तरफ से जो मिलती हैं। तो ये सब जो है कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, हम एक ही घर में पैदा होते हैं, कई बार हमें मिलती, कई बार नहीं मिलती हैं, कई बार वो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी जो है किस्मत पर ही डिपेंड है। तो खाना नंबर 9 वैसे भी भाग्य का घर ही माना गया है। उसके बाद खाना नंबर 10 जो आता है, ये कर्म हाउस है, जो रवायती ज्योतिष में भी कर्म का हाउस जो है कर्मा हाउस कहा गया है। तो 10वां घर जो है आपका कर्मा है। 10वें घर का जो कर्म है, ये यहाँ पर रोजी रोटी रिजक का दरबार है। यहाँ पर दुनियादारी में जो भी आपने करना है, खाना नंबर 7 के लिए, कर्म के लिए, इसके साथ ही जोड़कर खाना नंबर 10 भी चलता है। तो ये आपका कर्म का है, ये कर्म का रोजी रोटी रिजक का द्वार है, रिजक का दरवाजा है, ये खाना नंबर 10 है। इसके बाद जो खाना नंबर आता है वो 11 आता है। रवायती ज्योतिष के जो पुरातन क्लासिक एस्ट्रोलॉजी है, क्लासिक एस्ट्रोलॉजी में वैसे आजकल जो चीजें कुछ बदल गई हैं, खाना नंबर 11 को इल्म ज्योतिष लाल किताब में 2 ग्रहों की यहाँ पर जो है ताकत मौजूद है। एक तो शनि की भी है और एक गुरु की भी है। और आज से पहले का जो क्लासिक दौर था एस्ट्रोलॉजी का, उसमें खाना नंबर 11 को शनि का घर ना मानकर बृहस्पति का घर माना जाता था। तो ये जो घर है, ये शनि का कर्म का जो मालिक है ही है, लेकिन यहाँ पर जो फैसला होता है वो बृहस्पति से होता है खाना नंबर 11 का। यानी कि ये लाभ का घर है। आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना आपने कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये खाना नंबर 11 जो है किस्मत के हिसाब से है, किस्मत ही तय करती है खाना नंबर 11 का। तो खाना नंबर 11 जो है वो भी भाग्य का भाव है। उसके बाद आ जाता है खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 की जो मिल्कियत है, इस घर का जो मिल्कियत है वो राहु अपने पास में रखता है। इस घर में उच्च जो होता है वो केतु होता है। तो यहाँ पर जो खाना नंबर 11 है, यहाँ पर राहु जो है वो खर्च है और केतु क्या है, ऐश। ऐश का मतलब ये है कि आपने जो चीजें आपके पास मौजूद हैं, आपके पास पैसा मौजूद है, धन मौजूद है, उसको आप किस तरह से अच्छे तरह से मैनेज करेंगे, ये जो मैनेजमेंट है आपको ये केतु देता है। राहु आपके सामने खर्चे लेकर आता है। तो यहाँ पर जो राहु केतु है कि किसी चीज को आपने कैसे मैनेज करना है। पैसा हमारी किस्मत में आया, मैं चाहूँ तो रोज के 1 लाख खर्चा कर दूं और रोज के चाहूँ तो मैं 500 रुपये में अपने घर के खर्चे चला सकता हूँ। बहुत से लोग हैं जो 5,000 की नौकरी करते हैं, उसमें भी बड़े राजी से अच्छी तरह से घर को मैनेज करते हैं। पूरे घर का राशन पानी खर्चा वो सारा कुछ 5 से 8,000 में भी अपना घर का खर्चा चला लेते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंथली 5 लाख या 50 लाख भी कमाते हैं, इसके बाद भी उनके जो है खर्चे मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो जो 12वां घर है, ये जो मैनेज करना है, मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट आपके हाथ में कि आपने मैनेज कैसे करना है। तो जिस चीज को हम खुद करेंगे वो हमारा होगा खाना कर्म का घर होगा। तो जो खाना नंबर 12 है ये जो है घर आपके कर्मा का हाउस है। तो इस तरह से जो ये 1 से लेके 12 तक, अगर इसे हम इल्मे लाल किताब के जरिए से देखें तो ये और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है कि जैसे कि खाना नंबर 9 और 8 किस्मत के हो गए, खाना नंबर 7 और 10 कर्मा के हो गए, खाना नंबर 6 और 11 भाग्य के हो गए, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 12 ये आप बिल्कुल जिस तरह से 9 से बिल्कुल आप क्लोज से एक्सपेंड होते जाएंगे। तो खाना नंबर 5 और 12 जो हैं ये आपके कर्मा के हो गए। अगेन जो है खाना नंबर 4 और खाना नंबर 1 जो है ये हो गया आपका भाग्य का हो गया। और देन अगेन लास्ट में जाकर 2 और 3 ये दोनों घर जो हैं इसमें हो जाते हैं ये भाग्य के अपोजिट हो जाती हैं। तो इसको अगर हम सिंपली तौर पे देखें कि आखिर ये हमारी जिंदगी में कैसे अप्लाई होती हैं,
तो जो खाना नंबर 1, 8 है, ये दोनों की जो मालक है वो मंगल है, मार्स है। अब आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट खाना नंबर 1 में बैठा है या खाना नंबर 8 में बैठा है, जैसे खाना नंबर 8 में शनि बैठ गया, खाना नंबर 1 में सूरज बैठ गया, आप उसकी जितनी भी रेमेडी कर लो, क्योंकि वह भाग्य के घर में बैठा हुआ है। राहु लग्न में बैठा, आप उसकी जितनी रेमेडी कर लो। शनि लग्न में बैठा, आप जितनी रेमेडी कर लो। खाना नंबर 8 में शनि बैठा हो, खाना नंबर 8 में मंगल बैठे हों, आप इनकी जितनी रेमेडी कर लो, आपको क्या है कि वो आपका कर्मा है, आपकी कुंडली का कर्मा है, उसकी जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, अगर वो किसी भाग्य की राशि में बैठे हैं, वहां पे प्लैनेट बैठ गए, तो वो आप रेमेडी का कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलेगा। यानी कि 1, 8 का जो फल है वो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भाग्य का है। वो आपको जो पीछे से मिल रहा है वो आपको भोगना पड़ेगा। उसके साथ में देखेंगे तो 2 घर आते हैं कर्मा के, 2 और 7, ये दोनों ही शुक्र की राशियां हैं। दूसरा घर भी शुक्र का है, 7वां घर भी शुक्र का है। तो शुक्र का जो घर है ये कर्मा हाउस है। कर्मा हाउस में जो प्लैनेट पड़े होते हैं, उन प्लैनेट के रेमेडीज करके उनके रिजल्ट अच्छे या बुरे लिए जा सकते हैं, लेकिन तब जब उस घर में कर्मा स्ट्रांग ना हो। जैसे कि शुक्र 2 में बैठा है, आप शुक्र 2 की जितनी रेमेडी कर लो, आपको कुछ नहीं, क्योंकि वो आपका कर्मा है। शुक्र 2 आपका कर्मा है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। खाना नंबर 7 में शुक्र बैठा, वो आपका कर्मा है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको कभी भी बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर जो एग्जाल्टेड प्लेनेट होंगे, जैसे कि लग्न में शनि हो गया, मंगल 1 में हो गया, या 8वें घर में मंगल हो गया, या लग्न में सूरज हो गया, जो एग्जाल्टेड प्लेनेट है, एग्जाल्टेड प्लेनेट के भी आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए उसके रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। अव्वल तो उस घर में बैठे हुए जो उच्च के ग्रह होंगे, उनसे कोई तकलीफ ही नहीं आएगी, और आपको जिंदगी उसके हिसाब से जीनी पड़ेगी। और कर्मा के हाउस में भी जो उच्च के ग्रह हो जाते हैं, उनकी कोई रेमेडी नहीं होती है, वो आपके कर्मा है, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अब चाहे हंस के करो या मजबूरी से करो, वो करना ही पड़ेगा। तो कर्मा और भाग्य जो है दोनों ही मजबूत हैं। हम दोनों को इस तरह से नहीं कह सकते कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा है। भाग्य वो है जो हमारे पीछे से आ रहा है, कर्म वो जो है कि हमने करने ही करने हैं, यानी कि हम दोनों से हम पीछे नहीं हट सकते। उसके बाद जो है खाना नंबर 3 आ जाता है। खाना नंबर 3 जो है ये भी अगेन कर्मा का है। यहाँ पर क्या है कि ये जो राशि है मरकरी की है, और खाना नंबर 6 में भी राशि मरकरी है। तो जो मरकरी है, बुध जो है वो द्विस्वभाव का है। रवायती ज्योतिष में से द्विस्वभाव का माना गया है, 2 स्वभाव का, यानी कि आधा इधर आधा उधर। इसीलिए खाना नंबर 6 में लड़की है, और खाना नंबर 3 में जो है मर्द औरत का जोड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये खाना नंबर 3 और 6 दोनों ही जो भाग्य के हैं, दोनों का जो मालक है वो बुध है। तो बुध जो है, ये जो हाउस है, यहाँ पर कर्म का भी है, भाग्य का भी है। तीसरा घर कर्म का हो गया, छठा घर भाग्य का होगा। तो जो बुध की रेमेडी होती है, बुध जब भी कुंडली में खराब हो तो बुध की रेमेडी की जा सकती है। बुध को अगर वो भाग्य की तरफ से तकलीफें दे रहा है, तो उसकी रेमेडी करके बुध को सही किया जा सकता है। लेकिन यही बुध अगर खाना नंबर 3 में ही पड़ा हो, तो 3 में पंडित जी ने कोई रेमेडी यहाँ पर नहीं करवाई। यहाँ पे पंडित जी ने 3 पे ना सदका देने का बोला। जो भाग्य में जब ग्रह दिक्कत देते हैं, जब भाग्य में प्लेनेट आपको दिक्कत देते हैं, तो आप उन चीजों का ना सदका कर सकते हैं। जैसे कि तीसरे में बुध है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर सिंपल सी रेमेडी बुध के लिए क्या है कि बुध की ही चीजें, ये नहीं किसी और प्लेनेट की, जैसे कि बुध की ही मूंग की दाल हो गई, ये जो है पानी में भिगोकर जो है कबूतरों को, परिंदों को डालना, सदका देना। तो जो भाग्य में बैठे ग्रह उनका हमेशा ही सदका दिया जाता है। सदका देने से यहाँ पर ये ग्रहों का काम हो जाता है। या फिर उसके जो ग्रह हैं, दोस्त ग्रह हैं, जैसे कि शनि है, बुध का दोस्त शनि है, तो शनि के जरिए बुध को सही कर लेना, यहाँ पर ये भी इसकी एक रेमेडी हो सकती है। यानी कि 6 और जो 3 है, ये छठा भाग्य का, लेकिन दोनों का मालक बुध है। तो बुध के उपाय जो हैं वो भाग्य में भी आते हैं, कर्मा भी आते हैं, यानी कि इसको सही किया जा सकता है। देन अगेन खाना नंबर 4 आता है। खाना नंबर 4 का एक ही मालक है कुंडली में, वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है, आज से जो रवायती ज्योतिष में जो क्लासिकल कुंडलियां बनती थी, वो हमेशा ही चंद्र कुंडली बना करती थी।
और चंद्र कुंडली ही देखी जाती थी 12 साल की उम्र तक। तो चंद्रमा जो है, यानी कि जिस हम राशि में पैदा हुए, हम अपनी राशि नहीं बदल सकते। जैसे कि मैं कर्क राशि में पैदा हुआ, मैं अपनी राशि नहीं बदल सकता, मैं और कुछ भी कर लूं, मैं नाम बदल लूं, जिस नक्षत्र में राशि में चंद्रमा था वहीं का वहीं रहेगा। तो खाना नंबर 4 जो दिल का सुकून है, और चंद्रमा जो है आपके हाउस में कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा की कोई भी रेमेडी नहीं होती कंप्लीट, क्योंकि चंद्रमा जो है एक तो हमेशा ही घटता और बढ़ता रहता है, पूर्णमासी अमावस का इसका चक्कर है। चंद्रमा की आप जितनी भी रेमेडी कर लो, और खास करके खाना नंबर 4 में जब चंद्रमा बैठा हो, तो चंद्रमा की आप जितनी रेमेडी कर लो, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। बृहस्पति 4 में बैठा है, उसकी रेमेडी कर लो, आपको नहीं आने वाला। बृहस्पति 4 में क्या है कि भाग्य में बैठा हुआ है। बृहस्पति 4 कहता है कि जब तक आप, जितनी कुंडली में भी बृहस्पति 4 में होता है, जब ऐसे इंसान, बृहस्पति 4 का क्या है कि आपकी पूजा पाठ है, आपकी भक्ति, आपकी इबादत है। जब आप परमात्मा की इबादत भक्ति करना छोड़ देते हो, और आपका बृहस्पति कर्क का हो, और इसको छोड़ के आप तांत्रिक में, एस्ट्रोलॉजी में या किसी और चीजों में आप बहुत ज्यादा उपाय के चक्कर में पड़ जाते हो कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। बृहस्पति 4 वाले हैं, या कर्क का जुपिटर हो, जिसका किसी का भी कर्क में जुपिटर हो, ऐसा इंसान जब भी कोई भी काम परमात्मा पर छोड़ के करेगा, यानी कि वो कोई होरा नहीं देखेगा, कोई राहु काल नहीं देखेगा, कोई नक्षत्र नहीं देखेगा, ऐसे आदमी के काम होते जाएंगे। जैसे ही बृहस्पति जिसका कर्क में हो, जुपिटर कर्क में हो, ऐसा इंसान अगर नक्षत्रों या पंचांग के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना शुरू कर दे कि आज इधर नहीं जाना, आज उधर नहीं जाना, उन आदमियों को ज्योतिष बिल्कुल फिट नहीं होती, उनके काम हमेशा ही फेल होते रहते हैं। क्योंकि कर्क राशि जो है ये भाग्य की राशि है। तो यहाँ पर जब भी प्लेनेट उच्च के बैठ गए, या चंद्रमा का कर्क हो गया, तो कैंसर का चंद्रमा हो, तो इसकी भी आप रेमेडी करोगे, कोई आपको, कैंसर का चंद्रमा कहता है कि आपको जिंदगी में सुख जो है, जो आपको सुख मिलेगा वो आपको जिंदगी में बहते हुए मिलेगा, यानी कि आपको जिंदगी में चलते रहना। जैसा कि बृहस्पति की हवा चलती रहती है, वो ये नहीं देखती कि हमें गंदी जगह पे जाना, अच्छी जगह पे जाना। तो पानी का भी जब चलता है, तो गंगा का दरिया जो है वो बहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कितने पापी लोग नहा रहे हैं, कितनी उसमें गंदी नालियां आके गिर रही हैं, वो सभी को साफ कर देता है। तो जैसे कर्क वाले हैं, इनको चंद्रमा कर्क का है या बृहस्पति कर्क में बैठा हुआ है, ऐसे लोग जब भी जिंदगी में बहुत ज्यादा नियमों को मानना शुरू कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी के या तंत्र में आ जाते हैं, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बद से बदतर हो जाती है। तो ऐसे आदमी को जिंदगी में किसी भी प्रकार की इस तरह का जो बंधन होता है, उसे करने की बजाय अगर वो ज्यादा इबादत में, भक्ति में अपना समय गुजारता है, तो उसके सब कुछ वैसे ही ठीक रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी कि यहाँ पे उन्हें रेमेडी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस ग्रह के भाग्य के जो प्लेनेट है उसकी उसने आदत को स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। उसके बाद जो है खाना नंबर 5 है। खाना नंबर 5 मैंने जैसे बताया कि कर्म का घर है, और ये सूरज का घर है। तो सूरज जो है ये कर्म का है, सूर्य जो है वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, सूरज आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सूरज जो है इल्म को रिप्रेजेंट करता है, सूरज आपकी औलाद को रिप्रेजेंट करता है। औलाद को आप किस्मत के सहारे नहीं छोड़ सकते। एक माँ बाप 90 साल का बूढ़ा हो जाता है, वो अपने 70 साल के बेटे को बच्चा ही समझता है। हम भी अपने घर में बच्चे हमारे कितने भी इंटेलिजेंट हो, हम बच्चों को बच्चों के सहारे नहीं छोड़ सकते, हमें उनके कर्मों पे ध्यान देना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि कोई भी, हर एक माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। तो 5th हाउस क्या है कि कर्मा हाउस है। 5th हाउस में जब भी कोई भी प्लेनेट पड़ा हो, यहाँ पर हर प्लेनेट की रेमेडीज की जा सकती है। और इसीलिए सनातन धर्म में जो सबसे बड़ी, एक सबसे अच्छा एक नियम है, वो नियम ये है कि सूर्य नमस्कार का, सूरज को जल देना। और सूरज को जल देने का मतलब ये है कि जैसे कि सूर्य पिता ने हमें जन्म दिया है, इसी तरह से हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, अच्छी आदत को ग्रहण करना है, और अपने दिल को बिल्कुल ही, जैसे सूरज जो है कभी डूबता नहीं है, सूरज जो है इधर डूबता उधर उदय हो जाता है, सूरज जो है 24 घंटे प्रकाशमान है। इसी तरह से हमें अपने दिल की सफाई रखनी है,
और इस 5th हाउस में आपका कोई भी प्लैनेट पड़ा हो, जैसे 5th हाउस में शनि बैठा है, इसकी रेमेडी बहुत ही बासानी की जाती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। राहु 5वें में बैठा हो, इसकी रेमेडी बहुत जल्दी वर्क करती है। यहाँ पर कोई भी 5वें घर में कोई भी प्लैनेट हो, 5वें घर का जो है, 5वां घर आपका देखना सुनना भी है। 5वां घर जो हम दुनिया में हमारा चीजों को देखते हैं, देखने का तरीका है, तो यहाँ पर अगर हम उसको सही करते हैं तो हमारी सॉल की क्लीनिंग भी होती है। तो 5वां घर कर्मा है, यानी कि आप अपने सूरज को चमकाना है, चमका लो। अगर आपने उस पर धब्बा लगाना है तो धब्बा लगा लो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो कर्मा हाउस है, कर्मा हाउस में बैठे हुए किसी भी प्लेनेट की रेमेडीज की जा सकती है। छठे घर की मैंने पहले ही बात कर ली थी कि बुध का घर है। 7वां घर जो है शुक्र का है, यहाँ पर भी बैठे हुए हर रेमेडीज, यानी कि जो भी प्लेनेट है शुक्र को छोड़कर बाकी हर ग्रह की यहाँ पर जो है रेमेडीज यहाँ पर की जा सकती है। उसके बाद खाना नंबर 8 है। खाना नंबर 8 में मौत का घर है, यहाँ पर किसी भी प्लेनेट की कोई रेमेडी नहीं है। पंडित जी ने 8वें घर में कोई भी प्लेनेट आया, चाहे सिर्फ यहाँ पर सूरज की रेमेडी या शुक्र की रेमेडी दी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अधिकतर प्लैनेट्स की रेमेडी जो है पंडित जी ने नहीं दी है। खाना नंबर 6 भाग्य का घर है। खाना नंबर 6 में भी बैठे हुए पंडित जी ने किसी भी प्लैनेट की रेमेडी जो है यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं की है, क्योंकि यह भाग्य का घर है। भाग्य की रेमेडी हम कर ही नहीं सकते हैं, और भाग्य की ग्रह की जब रेमेडी करेंगे तो वो जो प्लैनेट है, जो हमारी किस्मत है, वो कहता है ठीक है, तुम मुझसे बचना चाहते हो, भागना चाहते हो, किस्मत हमसे रूठ जाती, किस्मत हमारे उल्ट हो जाती है। इसीलिए पंडित जी ने लाल किताब में एक बात जिक्र किया कि जैसे जैसे ज्यों ज्यों दवाली मर्ज बढ़ता ही गया, यानी कि जैसे जैसे हमने बीमारियों को ठीक करना चाहा, वैसे वैसे हमारी बीमारियां और बढ़ती गई। तो खाना नंबर 9 जो है, ये भी किस्मत का है। यहाँ पर भी आपका कोई भी प्लैनेट बैठा हो, यहाँ पर जो नीच के, जो भाग के ग्रह में जो नीच के प्लैनेट हो जाते हैं, जैसे कि खाना नंबर 9 में बैठा हुआ मरकरी अच्छा नहीं है, मरकरी की रेमेडी की जा सकती है। लेकिन तब मरकरी की रेमेडी हमेशा उसी समय की जा सकती है जब मरकरी अकेला पड़ा हो। जैसे खाना नंबर 9, 8, 12 में अगर मरकरी अकेला पड़ा है तो मरकरी की रेमेडी की जा सकती है। लेकिन मरकरी के साथ कोई अन्य प्लेनेट है तो फिर यहाँ पर रेमेडीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि मरकरी के साथ शनि बैठा हो, मरकरी के साथ सूरज बैठा हो, मरकरी के साथ मरकरी के साथ वीनस बैठा हो। बुध के जो है तीनों दोस्त हैं, शनि भी दोस्त है, शुक्र भी दोस्त है और सूरज भी दोस्त है। तो जब ये तीनों साथ में बैठे होते हैं, बुध शनि 8 में हो, बुध शनि 9 में हो, बुध शुक्र 9 में हो, बुध सूरज 9 में हो, तो यहाँ पर रेमेडीज की जरूरत बिल्कुल ही नहीं रह जाती है। खाना नंबर 8 में बुध के साथ शुक्र हो, जो कि निहायती मंदा है, खाना नंबर 8 मौत का है, तो यहाँ पर यह दिक्कत पैदा करता है। लेकिन अगर बुध के साथ शनि पड़ा हो तो यहाँ पे रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से हम आगे खाना नंबर जो 10 है, खाना नंबर 10 क्या है कि कर्मा का हाउस है, आपका रिजक का द्वार है। तो यहाँ पर रिजक के द्वार में कोई भी आदमी को दिक्कत आ रही है तो हर इंसान जो है, कहते हैं कि ये राज दरबार का सबसे अच्छा राजा वही होता है जिसकी राज में कोई भी गरीब भूखा नंगा ना रहे, कोई भूखा पेट ना सोए। तो यहाँ पर क्या है कि राजे का भी कर्म होता है, राज का भी धर्म होता है कि वो अपनी रियाया को सहूलियत दे, अपनी रियाया जो है उसकी भूखी नंगी ना रहे, उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और हर बादशाह की यही इच्छा होती है, क्योंकि बादशाह जो है वो किस्मत से बना है, किस्मत हमेशा ही कर्म का सहयोग करती है। यहाँ पर खाना नंबर जो है 10 है। अगर कर्मा में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो हम बादशाह के आगे गुजारिश कर सकते हैं, तख्त नसी के आगे, कि हे राजन मेरी स्थिति बहुत दयनीय है। और शुरुआती दौर में जब भी राजाओं महाराजाओं का दौर था, आज भी हमें कोई तकलीफ होती है हम राज दरबार के पास जाते हैं, अगर हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम वहां पर मुजाहरा करते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा ही है कि किसानों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया, डॉक्टरों ने किया, वकीलों ने किया। इस तरह से लोग जब तकलीफ में आते हैं तो वो प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर मुजाहरा करते हैं। तो मुजाहरा करना जो है, किसी चीज के लिए जद्दोजहद करना, ये भी एक कर्मा में आता है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो खाना नंबर 10 है। 10 में बैठे हुए प्लेनेट की अगर किसी ग्रह की टकरावट हो रही है तो यहाँ पे सबसे बढ़िया सदका ये होता है कि अंधों को रोटी खिलाना। वैसे 10th हाउस की रेमेडी, सबसे बेटर रेमेडी यही है कि अंधे आदमियों को रोटी देना, अंधों को रोटी खिलाना, या फिर ऐसे लोगों को आपने मदद करना जिनसे आपका कोई भी खून का ताल्लुक नहीं है, यानी कि जो आम लोग हैं, आम पब्लिक हैं।
ऐसे लोगों की मदद कर देना यहाँ पर। अब इसमें मदद में आपको मैं क्या कई चीजें आपको कहता हूँ कि जैसे कि आप रोड पर जा रहे हैं, आपको कोई पत्थर का टुकड़ा दिखता है जिससे किसी को तकलीफ हो सकती है, आप उस पत्थर को उठा के फेंक सकते हैं। आप रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप जो क्या कहते हैं, कोशिश करें कि गंदगी ना फैलाएं जिससे आपसे किसी और को तकलीफ हो, क्योंकि जब भी खाना नंबर 10 खराब होता है ऐसे लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचाते रहते हैं। कई बार वो सफर के दौरान बेसिन में कुछ कूड़ा कचरा डाल देंगे जिससे पानी भर जाएगा, पूरे डब्बे में पानी आता रहता है। यानी कि दूसरों को तकलीफ ना देना, ये खाना नंबर 10 की एक रेमेडी भी है। और अंधों को रोटी खिलाना ये लाल किताब की सबसे बढ़िया रेमेडी है और बहुत बढ़िया सदका भी है। ये जो कर्म का है, कर्म के सदके दिए जा सकते हैं, किस्मत के लिए भी सदका दिया जा सकता है, कर्म के लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर रेमेडी जो है यहाँ पर खाना नंबर 10 की जा सकती है। खाना नंबर 11 जो है वो फिर अगेन जो है भाग्य का है। तो यहाँ पर जो खाना नंबर 11 में कोई भी प्लेनेट बैठा हो उसकी जो है रेमेडी हमेशा जो है क्या होती है कि खाना नंबर 11 में जब चंद्रमा आया, पंडित जी ने यहाँ पर बृहस्पति के जरिए हेल्प लिया यहाँ पर, या दरियाओं में पेड़े बहाने को बोला है। जब राहु आया है उस समय भी वहां पर जो है चंद्रमा के जरिए, हेल्प के जरिए उस घर को सही करने के लिए, यानी कि जो बृहस्पति के दोस्त हैं, सूरज है, चंद्रमा है, उनके जरिए उनको सही करने की बात की है। लेकिन यहाँ पर खाना नंबर 11 में बैठे हुए जितने भी प्लेनेट हैं उनका जो एक डेस्टिनी में जो भाग्य में लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपका लाभ घर है, जो लिखा है भाग्य, जितना लाभ लिखा है उतना ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी बैठे हुए रेमेडीज की, आप जुपिटर अगर बैठा हो तो जुपिटर की आप जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, आपको वक्ती तौर पर फर्क मिल सकता है लेकिन परमानेंटली फर्क नहीं मिल सकता है। राहु खाना नंबर 11 की आप जितनी मर्जी रेमेडी करते रहो, आपको वक्ती तौर पर मिलेगा, परमानेंटली कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। शनि खाना नंबर 11 या कोई भी प्लेनेट यहाँ पे, क्योंकि ये सब किस्मत के ग्रह हो जाते हैं, खाना नंबर 11 जो भाग लाभ का घर है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद खाना नंबर 12 आ जाता है। खाना नंबर 12 जो है ये घर जो है कर्म का है। यानी मैंने पहले बताया ना कि राहु जो है खर्च है, केतु जो है उसको मैनेज करना, यानी कैसे खर्चे करने हैं ये आपको केतु बताता है, राहु आपको खर्चे बताता है। तो यहाँ पर जो है खाना नंबर 11 में क्या है कि आपने अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे खाना नंबर 12 में बुध बैठा हुआ है, बुध की रेमेडी की जा सकती है। शुक्र खाना नंबर 12 की कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि वो उच्च का बैठा हुआ है। केतु 12 की कोई रेमेडी नहीं है, उच्च का है। शुक्र 12 की रेमेडी क्या है कि आपको उल्फत से बचना है, आपको मंदे इश्क से बचना है। और जैसे कि खाना नंबर 12 में केतु बैठ गया, केतु 12 में यह है कि ऐश करना है, आपको चीजों को बढ़िया से मैनेज करना, अपने ऊपर में खर्च करना है। चंद्र खाना नंबर 9 में भी 4 में कहते हैं जो किस्मत का घर हो गया कि आपने दरिया अपना बहता रखना, यानी कि आपकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी कर्क वाला है, जुपिटर हो मून कर्क में बैठा हुआ, ऐसा आदमी जितना कंजूसी करेगा उतना और ज्यादा दुखी होता जाता है। यानी उसे जितनी जरूरत है उन पर उसको खर्च करना ही करना है। लेकिन क्या होता है कई बार ये अपनी जरूरत की चीजों पर भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। कपड़े गंदे हैं, फटे हुए हैं, ले सकते हैं लेकिन लेना नहीं चाह रहे। मोबाइल टूटा हुआ है, लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, या पैसे होने के बावजूद भी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि वो खर्च नहीं करना चाह रहे, वो अपनी किस्मत के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें तकलीफें मिल रही हैं, दिल में उनके रंजो गम है, जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है। तो खाना नंबर 12 जो है यहाँ पर ये जो घर हो जाता है ये राहु का घर भी है, और ये घर जो है केतु उच्च का है, और ये राशि जो है मीन राशि है, बृहस्पति की है। तो यहाँ पर क्या है कि जो राहु केतु और बृहस्पति यहाँ पे तीनों, इसकी राहु बृहस्पति दोनों मलकियत रखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो भाग्य का ग्रह होने के बावजूद भी यहाँ पे राहु के उसके अंदर में चलता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है ये आपका कर्मा का हाउस है कि आपने किस तरह से आपने एक्सपेंसेस करने और कैसे उसका मैनेजमेंट करना, ये आपके हाथ में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है घर है। कुल मिलाकर जो सार ये है कि कुंडली में मार्स जो है आपकी किस्मत का प्लेनेट है। मंगल जो है कहीं भी किसी भी भाव में मंगल बैठा हो, और मंगल जो है वो अपनी स्वराशि में बैठा हो, या मंगल किसी दूसरी राशि में भी अगर बैठ जाए जो किस्मत की राशियां हैं वहां पर आप बैठे हुए। अब जैसे मेष लग्न में
मंगल 4 में बैठा हो, मंगल की जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, आपके मंगल के जो रिजल्ट लाइफ में जो उसके बुरे असरात हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी प्लेनेट हैं, इन प्लेनेट के कर्म और भाग्य का ये घर है। अब इसमें मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को दिक्कत ये आती है कि इंसान चाहता कुछ और है, कुंडली बोल कुछ रही और है, इंसान किस्मत से बचना चाहता है, कर्म से भी बचना चाहता है। आदमी चाहता है कि जो मेरे भाग्य में है मैं उसे भी स्वीकार ना करूं, और जो मुझे कर्म करने हैं मैं वो भी ना करूं। तो ऐसे माहौल में खास करके मुझे अंदर से जब फील होता है तो मैं अपने आप को बहुत ही लाचार पाता हूँ। ये कर्म और भाग्य का एक ऐसी लड़ाई है, ऐसा खेल है, इसी खेल में सारी दुनिया चल रही है। तो इसका मूल तौर पर जो मेरे एस्ट्रोलॉजी दो जो इसका एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये उनके लिए भी वीडियो थी, और जो आप लोग इस इल्म से मोहब्बत करते हैं ये उनके लिए भी थी। कि आपको मैं सीधी सीधी सी लफ्जों में कहूँ कि जो शनि की राशियां हैं, खाना नंबर शनि की राशि जो है, मेन राशि जो खाना नंबर मकर ही है, 10 है। मकर राशि कहीं भी पड़ी हो, मकर राशि में कोई ग्रह पड़ा हो, आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन कर्क में कोई भी प्लैनेट पड़ा हो उसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। उसके बाद लियो में कोई भी प्लैनेट पड़ा उसकी आप रेमेडी कर सकते हैं। आपके टॉरस में या फिर आपके लिब्रा में कोई प्लैनेट हो आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं, क्यों कर्मा का घर है, बशर्ते वहां पर वो प्लेनेट उस घर में उच्च का ना, उच्च का होगा तो जो उसके कर्म है वो आपको कर्म करने पड़ेंगे, कर्म को आप नहीं बदल सकते हैं। तो हम किस्मत को नहीं बदल सकते, हम कर्मों को बदल कर ही अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी वचन करते हैं, पहला जो मैंने बताया था ना कि बड़े भाग मानस तन पावा, और वहीं कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और यही यहाँ पर कर्म जो है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जीत हार की परवाह न कर, तो युद्ध कर, क्योंकि युद्ध तेरा कर्म है। तो लड़ना जो है हमारा कर्म है, वो लड़ना तो पड़ेगा ही। ये मत देख कि तेरे आगे कौन खड़े हैं, तेरा जो काम है, तेरा जो कर्म है, वो कर्म है युद्ध करना। इसीलिए जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पाप में भी नहीं आते, पुण्य में भी नहीं आते। सभी लोग, कसाई का एक कर्म है, उसे मांस गोश्त का जो है उसे उसको करना है, वो उसका कर्म है। शेर का जो कर्म है कि उसने शिकार करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिरण की जान जा रही है, उसका कर्म है, उसे करना ही पड़ेगा। व्यापार में हम झूठ बोलते हैं क्योंकि बिना पाप के धन इकट्ठा नहीं होता, मरने के बाद साथ नहीं जाता, और मरने के बाद हमें धन की जरूरत नहीं, और जीते जी बगैर धन के गुजारा नहीं है। तो हमें अपनी शरीर की रक्षार्थ हेतु जो हम भी झूठ बोलते हैं, या धन व्यापार में जो भी हम काम करते हैं झूठ बोलना पड़ जाता है एक लिमिट के दायरे के हिसाब में। तो यहाँ पर ये झूठ बोलना भी जो है पाप कर्म में नहीं गिना जाता, क्योंकि आप इस संसार के लिए, परिवार के लिए, हाँ बशर्ते उससे किसी को तकलीफ ना हो रही हो, किसी को किसी का दिल ना दुखाया जा रहा हो। तो यहाँ पर इस तरह से जो है जो कर्म होते हैं, कर्म आपको करने पड़ते हैं। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें आपको लग रहा है कि हम पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। तो हर इंसान जो अपनी सोच के हिसाब से कर्म से भी बचना चाहता है, भाग्य से भी बचना चाहता है। और मेरे लिए तब यह दिक्कत होती है कि जब प्लेनेट जो हैं वो कर्म के हैं और इंसान चाहता है कि मैं इसे ना करूं, और प्लेनेट जो है भाग्य में बैठे हुए हैं और इंसान चाहता है कि जो मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मैं उसे छोड़कर मैं कोई दूसरी चीज ले लूं। यहाँ पर मुझे दिक्कत होती है। इसी वजह से मुझे कई बार एस्ट्रोलॉजी छोड़नी पड़ती है। साल में 3-4 महीने के लिए मैं बिल्कुल ही चुप हो जाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करना ही बंद कर देता हूँ। या कई बार दिल में ख्याल आता है कि सदा के लिए इसको तर्क कर दूं। लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनके प्लेनेट कर्मा में हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये कुछ रेमेडीज करेंगे तो इनके कर्मा सही हो जाएंगे। या प्लेनेट भाग्य में पड़े हैं, उसके अगर वो कुछ सदका देते हैं, किस्मत के ग्रहों के हमेशा ही दान किए जाते हैं, अगर वो सदका देते हैं तो किस्मत की जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकती हैं। हाँ, इस चीज का इल्मे नजूम की लाल किताब कहती है कि जो किस्मत का दरिया पीछे से बहता आ रहा है, उसमें जो पानी की रवानगी है उसे बढ़ाई घटाई तो नहीं जा सकती। हाँ, नाली में जो कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे प्लास्टिक फंसा है, कहीं पे कोई पत्थर रोड़े पड़े हैं,
यानी कि उसको साफ किया जा सकता है। टंकी छत पे रखी है, टंकी का पानी नल में आ रहा है, पानी 1000 टंकी में था, वो पानी नल में भी 1000 लीटर ही आएगा, लेकिन उसके बीच में जो काई जमी है वो रुकावट है, उस रुकावट को दूर किया जा सकता है ताकि पानी बेहतर तरीके से आ सके, साफ आ सके। पानी उतना ही आएगा, स्पीड से आएगा, लेकिन जितना 1000 का लीटर की टंकी है उतना ही आएगा, लेकिन बढ़िया तरीके से मिले। यानी कि किस्मत में जो लिखा है वो हमें कम से कम जितना लिखा है वो ढंग से तो मिले, और जो हमारे कर्म हैं, कर्मों में जो कहीं तकलीफें आ रही हैं, कर्मों को वहां पर बेहतर बनाया जा सके, इस पर जो है ज्योतिष का मेरी तरफ से ज्यादा जोर होता है। तो ये जो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी के, एक तो जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि लोग जो भाग्य में है वो लेना नहीं चाहते, जो किस्मत में कर्म में है कर्म करना नहीं चाहते। लेकिन जहां पर कोई कर्मों में रुकावट है या किस्मत में रुकावट है, उसको दूर किया जा सकता है। तो कर्म को भी बेहतर बनाया जा सकता है, भाग्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है, ये जरूर किया जा सकता है। लेकिन जहां पर कर्म के बंधन मजबूत हों, यानी कि वहां पर जो प्लेनेट बैठे हैं उच्च के बैठे हुए हैं या अत्यंत नीच के बैठे हैं, जैसे शनि लग्न में बहुत ही नीच का बैठा होता है, आपको सारी उम्र शनि लग्न को झेलना ही झेलना है, मंगल 4 आपको झेलना ही झेलना है, बृहस्पति 10 आपको झेलना ही झेलना है, राहु 9 या राहु 12, केतु 3 या केतु 6, आपको सारी उम्र उस प्लेनेट के नेगेटिव इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट आपको झेलना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस टॉपिक का, इस वीडियो का जो मूल मुद्दा था यहाँ पर ये था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा और उस मालिक से यही गुजारिश करूँगा कि मुझे भी वो परवरदिगार मालिक हिम्मत दे और आपको भी हिम्मत दे। इसीलिए खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।